देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई से GST लागू हो रही है। इसको देखते हुए GST के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और GST के बारे में लोगों को बताने के लिए कई तरह के सेमिनार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दरभंगा के श्यामा रेसिडेंसी में भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहाँ दरभंगा और मुजफ्फरपुर के डिप्टी कमिश्नर ने GST के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। GST क्या है और इससे क्या कुछ फायदा व्यापारियों को और आम जनता को मिलने वाला है, इसके बारे में यहां पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में दरभंगा के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज शशि शेखर और मुजफ्फरपुर के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज सुनील कुमार गौतम उपस्थित थे। डिस्कस करूंगा। एक तो बेनिफिट क्या है GST से, GST है क्या, GST से का बेनिफिट क्या है, फिर आपको इसका बैकग्राउंड, वे कौन सा पृष्ठभूमि था जिसके कारण GST को इम्प्लीमेंट करना जरूरी समझा गया, GST का कुछ फीचर्स क्या है उस पर डिस्कस करूंगा। फिर GST में काम कैसे करेंगे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे पर भी मैं बात करूँगा, और रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड से संबंधित कुछ पहलुओं पे भी प्रकाश में डालूंगा। सबसे पहले मैं GST से बेनिफिट क्या, GST वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट के अप्रोच को लेकर के चलता है। एक्चुअली अभी तक जो जिस सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और फिर सर्विस टैक्स से जो जुड़े हुए अधिनियम थे, इंडियन फाइनेंस एक्ट, उससे हम गाइडेड होते थे और उसके हिसाब से हम काम करते थे। तो GST आज़ादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इतना बड़ा रिफॉर्म, और इसे एक आर्थिक सुधार के तौर पे भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो सेंटर और स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशन था उसको भी हम एक नए उस पर भी हम देखेंगे कि उसमें भी काफ़ी बदलाव आ रहा है एक तरह से। इसलिए उसमें चूंकि सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप था वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड होता था और अलग अलग प्रोविजन किए गए थे, खासतौर पे सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, उसमें इसीलिए उसमें अमेंडमेंट का जरूरत पड़ा, क्योंकि पहले सेंट्रल एक्साइज सेंटर के पास था, सर्विस टैक्स भी का कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, और फिर सेल पे जो टैक्स था वो स्टेट गवर्नमेंट, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स, इस तरह के कई सारे टैक्सेस थे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का एक अधिकार था और स्टेट गवर्नमेंट काम करता था। तो इस तरह से फिर सभी स्टेट में अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशन थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी आता था। तो कई सारे देश GST को काफ़ी पहले अपना चुके थे, खासतौर पे जो छोटे और विकसित देश थे उसको काफ़ी पहले 1970-80 के आसपास कई देशों ने अपनाया था इसको, और काफ़ी इसका लाभ देखा गया। तो इससे जो मल्टीपल टैक्स अभी थे हमारे कंट्री में वो एबोलिश हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में केवल GST रह जाएगा एक तरह से। तो इसके बेनिफिट में जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था और डबल टैक्सेशन, ये इसका अब मतलब एक चीज अब नहीं देखने को मिलेगा GST आने के बाद, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट काफी था। क्योंकि कई बार होता था कि रिपीटेशन हो जाता था, कर के ऊपर भी कर लग जाता था, और फिर डबल टैक्सेशन भी, मतलब डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जब एक बार हम टैक्स दे चुके तो सेम चीज के लिए भी कई बार टैक्स देना पड़ता था, तो ये प्रॉब्लम था जो पहले का टैक्सेशन था, तो उसको भी दूर करने का कोशिश किया गया GST के माध्यम से। फिर टैक्स रेट और उसके स्ट्रक्चर में भी अब यूनिफॉर्मिटी आएगा, पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं था।
फिर जो क्रेडिट का ट्रांसफर, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सीमलेस ट्रांसफर होगा। पहले था कि क्रेडिट के ट्रांसफर में भी प्रॉब्लम आता था। सेलवेट क्रेडिट जो हम लोग लेते थे तो कई बार रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ सेलवेट क्रेडिट का भी इशू आता था और एक दूसरे के पास क्रेडिट के टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा पड़ता था। लगभग मोर देन 25% टैक्स पे करना पड़ता था टैक्स पेयर को, 25 to 30% लगभग। लेकिन अभी जीएसटी ईरा में 4 टाइप के टैक्स रेट है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो मैक्सिमम 28% रहेगा। जो 28% टैक्स कुछ लिमिटेड चीज पे ही रहेगा, जनरली 12%, 5% और 18% ही रहेगा। तो ये ओवरऑल जो 25% हम देख रहे थे तो काफी कम हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि जो इंडियन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने कंट्री में बहुत सारे चाइनीज सामान या फिर फॉरेन गुड्स काफी भरे पड़े हैं। तो उससे क्या होता था कि अपने कंट्री में जो मैन्युफैक्चरर थे या सर्विस प्रोवाइडर थे उन पे भी असर पड़ता था। क्योंकि एक ग्लोबल जो कंपटीशन है ये बिक्री का, एक तरह से वस्तुओं को बेचने का, तो उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पे भी फायदा होगा। जो चूंकि नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स, क्योंकि टैक्स कम होगा तो फिर उसका रेट भी कम होगा और रेट कम होगा तो हम ग्लोबल जो कंपटीशन है उसमें हम एक तरह से टिक पाएंगे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था, इस पे कमेटी बैठी थी, लेकिन बजट में सबसे पहले 2006-7 के बजट में सबसे पहले आया कि 1 अप्रैल 2010 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन कई कारणों से 2010 में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन 2017 में उम्मीद है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उस समय ये जो इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इनको बोला गया तो कि वो रोड मैप और स्ट्रक्चर तैयार करें जीएसटी कि वो जीएसटी कैसे रन करेगा अपने कंट्री में। तो और फिर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया जिसमें सेंटर और स्टेट के ऑफिशियल को उसमें अपॉइंट किया गया कि इस पर रोड मैप तैयार करके गवर्नमेंट को प्रपोज करें। इसमें चूंकि यह फाइनेंशियल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और टैक्स भी जो इम्प्लीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होता था, तो जरूरत था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल 122 अमेंडमेंट बिल लाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे जीएसटी एक्ट को अभी फाइनल जीएसटी का सारा कुछ कंप्लीट हो गया। जीएसटी एक्ट हो गया जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी से संबंधित सारे प्रावधान लगभग फाइनल है। और फिर जीएसटी काउंसिल का व्यवस्था किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो सारा चूंकि सेंटर और स्टेट के बीच पहले चूंकि सारा सेपरेट था तो डिस्प्यूट की कम संभावना थी, कम गुंजाइश थी। लेकिन अब जीएसटी एक इंटीग्रेटेड टैक्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कई सारे डिस्प्यूट आए, तो इसलिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया है जिसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू ये उसके मेंबर होंगे। तो ये जीएसटी काउंसिल कई लेवल पे जितने भी डिस्प्यूट है, खासतौर पे जीएसटी रेट क्या होगा और फिर एग्जम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ये सब पे एक सहमति बनाएगी, कोशिश करेगी कि जो डिस्प्यूट है या एक आपसी सहमति के आधार पे इसमें वो कोशिश करेगी कि सॉल्यूशन कुछ निकाला जाए अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इसमें जो
जो वोटिंग पावर होगा, एक्चुअली जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे, तो उनको काफ़ी पावर है। उनको 2/3 पावर दिया गया है और 1/3 सेंटर के पास है। तो इस आधार पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अब मैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें स्पष्ट, बेसिक जो डिफरेंसेज है वो ये है कि अभी का जो टैक्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज अगेंस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस। क्योंकि पहले का जो था कि पहले हम टैक्स किस तरह से देते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग किसी गुड्स का हुआ वहीं पे टैक्स पे होकर के बाहर निकलता था। कोई सर्विस प्रोवाइड किया वहाँ पे सर्विस टैक्स दिया, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विस टैक्स रिवर्स किया, या फिर सेल पे था, किसी गुड्स को सेल करते हैं तो वहाँ पे था। तो इस तरह से पहले का टैक्सेशन था। लेकिन अब तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन चेंज होता है। अब है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं भी जब गुड्स और सर्विस एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई होता है तो वहाँ पे टैक्स पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यहाँ पे बदल रहा है। तो ये बेसिक फर्क है पहले के टैक्सेशन में और अभी के टैक्सेशन में। तो पहले का टैक्सेशन ओरिजिन बेस्ड था, अभी है डेस्टिनेशन बेस्ड। तो जो कंज्यूमर होगा, जो कंज्यूमिंग स्टेट होगा, उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार को ज़्यादा फायदा होगा जीएसटी से, इसलिए कि यहाँ कंज्यूमर ज़्यादा है। इंडस्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंज्यूमर ज़्यादा है। तो चूँकि जहाँ कंज्यूमर होंगे वहाँ पर ही वो डेस्टिनेशन बेस्ड वहाँ पर टैक्स का कलेक्शन होगा। तो इसीलिए वो जो कंज्यूमिंग स्टेट है उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें 3 तरह का जीएसटी का, जो CGST, SGST और IGST। CGST भी पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, SGST में स्टेट गवर्नमेंट का होगा, और IGST जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। यह इंटर स्टेट सप्लाई का है। क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो हम उसको इंटीग्रेटेड में रखते हैं और उस पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि चूंकि एक स्टेट के बाउंड्री से दूसरे जगह जा रहा है तो जो क्रेडिट चेन जो बनेगा वो ब्रेक नहीं, सप्लाई चेन और क्रेडिट चेन। क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो एक स्टेट के बाउंड्री को क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे ऐसे मान करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो इस इशू को देखे। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस की क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये चूंकि कंपाउंडिंग स्कीम छोटे उद्यमियों को ध्यान में रख करके किया गया है ताकि इस तरह का जो प्रॉब्लम है उससे बच सके, उनको कई सारा इससे बेनिफिट मिलेगा। Exports would be zero rated. These goods or services that are exported would not suffer input tax or taxes on finished products. अब इनपुट क्रेडिट पे थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्रेडिट ऑफ CGST पेड ऑन इनपुट मे बी यूज्ड ओनली फॉर पेइंग CGST। जो क्रेडिट की बात आती है, क्रेडिट काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है जीएसटी में कि वो कैसे यूटिलाइज होगा क्रेडिट का। वो जो CGST का क्रेडिट होगा वो CGST में ही होगा, SGST का क्रेडिट SGST में ही यूटिलाइज होगा, वो क्रॉस यूटिलाइज नहीं होगा। ये मतलब जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। इसमें जो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST या CGST और IGST में उसको अवेल करेंगे। IGST कॉमन है क्योंकि IGST वो स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो इसीलिए IGST सब पे लागू होता है।
जो SGST का क्रेडिट, SGST और IGST में, IGST का क्रेडिट IGST, CGST और SGST में यूटिलाइज करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को? अच्छा, एक्चुअली जो क्रेडिट है, मैं बताया कि जिस तरह से सप्लाई चेन बन रहा है उसी तरह से क्रेडिट चेन भी बनेगा। क्योंकि इसलिए कि अगर एक जगह टैक्स पे हुआ तो उसका क्रेडिट कोई लेगा, उसको अवेल करेगा। तो जो SGST का क्रेडिट है वो SGST में ही, SGST और IGST, क्योंकि इंटर स्टेट है। एक जगह मान लीजिए जो इसको एक्चुअली रिटर्न से जुड़ा हुआ है, तो रिटर्न वाले पार्ट में इसको और क्लियर किया जाएगा आप लोगों को। केवल इतना आप लोग कंफर्म हो रहे कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, इसका यूटिलाइजेशन CGST और IGST में होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST यह होगा SGST और IGST में, और इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST यह होगा IGST, CGST और SGST। ये 3 पॉइंट है। इसको जब टैक्स को सेंट्रलाइज करने के लिए अलग अलग ना हो, इसके लिए एक जगह टैक्स लेने के लिए GST बनाने, तो ये अलग अलग GST, CGST, SGST, IGST, इसका क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शुरू में बोला कि ये सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को एक तरह से डिफाइन करता है GST। वह चूंकि स्टेट को भी फाइनेंशियल पावर है और सेंटर को भी फाइनेंशियल पावर है, और पूरा सिस्टम टैक्स से ही रन करता है। अगर टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाए तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए सेंटर को भी फाइनेंशियल पावर है। फिर तो प्रोडक्ट भी अलग अलग होंगे, CGST के दायरे में क्या आता है, SGST के दायरे में क्या आता है? नहीं, प्रोडक्ट क्लियर, प्रोडक्ट से ये मतलब नहीं है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट होगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से कुछ जो टैक्स पेयर से स्टेट के पास रह जाएंगे, कुछ टैक्स पेयर सेंटर के पास चले जाएंगे, और ये बाद में अभी डिसाइड होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, लगभग 1.5 करोड़ रखा गया है। उससे कम का टर्नओवर है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वो टैक्स पेयर्स रहेंगे, और ज़्यादा है तो सेंटर के पास रहेंगे। तो इस तरह से टैक्सेशन में जो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि GST कॉमन है, केवल थ्रेशोल्ड के हिसाब से वो अलग अलग जगह पे। जैसे एक स्टेट में जितने भी SSC हैं, अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो सेंटर के पास चले जाए, कम है तो स्टेट के पास रहेंगे। तो इस तरह से तो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर बदल जाएंगे फिर? वो अभी जब GST इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई से, तो उस समय मतलब या तो सेंटर के पास रहेंगे या फिर स्टेट, लेकिन रिटर्न वगैरह सब कॉमन है। क्योंकि उस पर मैं आऊँगा जब IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करूँगा तो कैसे होगा उस पर। जो आप बतला रहे हैं कि 1.5 करोड़ मान के चलते हैं, हाँ, तो स्टेट के पास रहेंगे, उसके ऊपर होंगे तो सेंट्रल के पास चले हाँ, जाएंगे। तो हमारे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर या कंट्रोलिंग ऑफिसर बदलते रहेंगे? नहीं, इस तरह से मतलब क्योंकि वो बदलेंगे नहीं। कैसे बदलेंगे बताइए? जैसे अभी हमारा 1.25 करोड़ है, हाँ, स्टेट के पास है, हाँ, फिर 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो सेंट्रल के पास चले जाएंगे। या अभी हम स्टेट का काम कर रहे हैं? नहीं, ये कॉमन है ना जो। उसमें ऐसा है, उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर स्टेट वाले ही रहेंगे, लेकिन 1.5 करोड़ के ऊपर जो है 1-to-1 किया गया है, और जिस अथॉरिटी के पास जो SSC रहेंगे वो उन्हीं अथॉरिटी के यहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कोई साल में स्टेट के यहाँ जाएगा, कोई साल में सेंटर के यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो SSC जिस अथॉरिटी के यहाँ रहेंगे उसी अथॉरिटी के यहाँ रहेंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेम रहेगा दोनों के केस? कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक ही रहेंगे, या तो स्टेट वाले रहेंगे या सेंटर वाले रहेंगे। इस पर अभी डिसीजन नहीं बना। नहीं, हाई हो गया डिसीजन अगर हो नहीं 1:1 है, हाँ, 1:1 है, तो फिर उसको कैसे डिवाइड करेंगे आप? वो उसका फार्मूला भी तय नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ उसका डिसीजन नहीं हुआ। राइट, वो फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन ऑड इवन नंबर कुछ वैसा समथिंग लाइक दैट, तो उस तरह से किया जा सकता है। मतलब ये हम लोग मेयर गेस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट इट हैज नॉट बीन फाइनली डिसाइडेड एज येट। इससे GST नेटवर्क
ये इसके थ्रू सारा काम होना है, जीएसटी नेटवर्क के थ्रू। तो देखते हैं कुछ और पॉइंट रिटर्न, हाँ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट करेंगे और फिर रिफंड। ये चार जो वर्क है आपका वो जीएसटीएन के थ्रू है, जीएसटीएन नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क इसके थ्रू होगा। तो टैक्स पेयर सारा वर्क जीएसटीएन के थ्रू करेंगे। अब जीएसटीएन क्या करेगा कि वो सारा सीबीईसी, एसएस और जीएसटी इसको सारा भेजेगा। आप जैसे ये वर्क आपने एक काम किया कि एक काम जो कर रहे हैं चार, ये जीएसटीएन के थ्रू किए, जीएसटीएन भेज देगा सीबीएसई और एसएस जीएसटी, ठीक है। अब ये सीबीएसई क्या करेगा, डिपार्टमेंटल ऑफिसर को भेज देगा, जो डिपार्टमेंटल यूजर्स है, जो जिनका जुरिडिक्शन है उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन इस चार के बीच है, टैक्स पेयर्स, जीएसटीएन, सीबीएसई, एसएस जीएसटी और फिर डिपार्टमेंटल यूजर्स। तो कुछ भी मतलब इसी से होकर के जाना है। ये चार के बीच इंटरेक्शन है एक तरह से। अगर टैक्स पेयर्स मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, वो जीएसटीएन नेटवर्क के पास चला जाएगा, वहाँ से फिर सीबीएसई, एसएस को चला जाएगा, वहाँ से डिपार्टमेंटल यूजर्स के पास चला जाएगा। अब डिपार्टमेंटल यूजर्स को लग रहा है कि कुछ मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉपर नहीं है, कुछ एड्रेस सही नहीं है, बाउंड्री सही नहीं है, या फिर कुछ जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर क्वेरी रेज कर सकता है। तो इसी के थ्रू घूम करके फिर आपके पास चला जाएगा। तो ये इस तरह से आना जाना इसके थ्रू बना रहेगा। तो ये सारा देख रहे हैं कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो ये जो फिर जीएसटी काउंसिल है, इसका जीएसटी काउंसिल बता दो, ये जीएसटीएन ये नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यह 28 मार्च 2013 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जीएसटीएन का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जीएसटीएन, ये जो जीएसटी ईरा में जीएसटीएन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और यह एक कॉमन पोर्टल प्रोवाइड करेगा, कॉमन पोर्टल सबके लिए। तो इस पे जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कॉमन पोर्टल होगा। और फिर एक डीजी सिस्टम है जो दिल्ली में होगा। डीजी सिस्टम ये तीन काम को करेगा। एक तो जीएसटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन और लॉन्च ऑल फील्ड फॉर इससे केवल केवल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बात करूँगा। ये आपको मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स केवल फीचर्स है जिसको मैं बता दूँ पहले। तो नेक्स्ट बढ़ो, ये इसमें वही सारे चीज़ें हैं जो सेंट्रल लेवीज और फिर स्टेट लेवीज, ये जितने सारे टैक्सेस थे उसको एक जगह कर दिया गया है। जो कंफ्यूजन आप लोग को डेवलप हो रहा था कैसे हम करें, ये सारा एक जगह आ जा रहा है जीएसटी के अंदर में। और उस तरह से जो सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे से लिंक है पूरा। मतलब तीनों का क्या मतलब हुआ, सीजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों में क्या डिफरेंस क्या है तीनों में? दैट आई कम टू यू लेटर, वो मैं बता दूंगा। लेट हिम टैक्स कन्वर्सन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि एसजीएसटी जो है ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड। तो सेंटर और स्टेट का मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे जाएगा दोनों। और ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब
क्योंकि गुड केवल गुड्स एक जगह तो रहता नहीं। अब बिहार में बना जाएगा यूपी में, तो बिहार वाला कैसे देखेगा यूपी का मामला, नहीं वे करेगा। तो इसीलिए वो आईजीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। सीजीएसटी का क्या फर्क हुआ? क्या तो सीजीएसटी क्या हुआ? सीजीएसटी तो थ्रेशोल्ड लिमिट के आधार पर वो सेंटर के पास रहेगा पहले से ही। सीजीएसटी सेंटर का हो गया, एसजीएसटी स्टेट का हो गया। क्योंकि अपने कंट्री का स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। ये फेडरल मतलब जो स्टेट का फॉर्मेशन क्या है, फेडरल नेचर इन फेडरल है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अपना कंट्री यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सब अलग अलग स्टेट का आइडेंटिटी है और सबके ऊपर कौन है, सेंटर है। तो जब 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट का इशू आएगा तो कौन देखेगा, सेंटर देखेगा। तो उसके लिए आईजीएसटी बनाया गया है, वो इंटर स्टेट इशू है। क्लियर हुआ? वो इंटर स्टेट जो सप्लाई होगा ना, क्योंकि सप्लाई अगर स्टेट के भीतर होता है या स्टेट का है तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट क्रेडिट, तो इसीलिए वो आईजीएसटी रखा गया। तो उसको ध्यान में रख करके, इसलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेगमेंट क्रेडिट पर किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं हो या फिर कोई लीगल इशू आ जाता है तो उसको सेंटर देखेगा। जैसे कई बार आप जुडिशरी में देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, अगर 2 स्टेट के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखता है नहीं? हाईकोर्ट नहीं करता है? नहीं, 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट का जब भी मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगा, न कि किसी एक स्टेट का हाईकोर्ट। तो उसी तरह से जिस तरह से आप जुडिशरी में देखते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी टैक्सेशन में भी है। टैक्सेशन में अभी अगर 2 स्टेट 3 स्टेट के बीच डिस्प्यूट आ जाए तो कोई एक स्टेट तो उस पर फैसला नहीं देगा, उस पर फैसला कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है वो देगा। तो इसीलिए आईजीएसटी का कंसेप्ट लाया गया है। नेक्स्ट बोलो। ये मैं बता रहा था कि कैसे ये 4 चीज अभी जीएसटी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये कैसे मतलब होगा, टैक्स पेयर्स, जीएसटीएन, सीबीएसई, एसएस, जीएसटी और फिर डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट, ये इस तरह से इंटरेक्शन होना है, पास ऑन होना है सब चीज का। जितना भी आप इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं ये सबके पास कोई भी, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी रहेगा। मतलब जो बहुत सारा एक ही जगह, जैसे अभी तक क्या था कि जो स्टेट का रिटर्न था हम नहीं देख पाते थे, हमारा रिटर्न स्टेट वाले नहीं देख पाते थे। जैसे स्टेट बैंक के थ्रू भी टैक्स पे होता था, हम लोग नहीं देख पाते थे। अब यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी एक्सेस कर पाएगा, कहीं भी जाएगा, क्योंकि कॉमन है रिटर्न। जो जब आप फाइल करेंगे तो उसका सारा कुछ फॉर्मेट कॉमन है, उसी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब दिया है। अब जिससे आपका आप रिलेटेड है उसी को क्यों फाइल करना। तो इस वजह से ये पूरा ट्रांसपेरेंट मतलब सिस्टम रहेगा एक तरह से। इस पे मैं पहले ये कर दिया हूँ। तो आपको जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279A4 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा और लॉ, जीएसटी रेट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, एग्जम्पशन, एसआरए पे जीएसटी काउंसिल फैसला करेगा। जीएसटीएन का किस तरह का, वही मैंने बता दिया पहले आपको, नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑन मार्च 28, 2013। बीजी सिस्टम, ये बीजी सिस्टम अभी भी दिल्ली में है और यहाँ पे सक्षम सेवा हेल्पलाइन, एक्चुअली ये दोनों सिस्टम इंटीग्रेशन और लॉन, एक सक्षम करके सेवा है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास एसएस से हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये नया डेस्कटॉप प्रोवाइड करेगा और जितना भी रेंज ऑफिस, डिवीजन ऑफिस और हेडक्वार्टर ऑफिस है उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के तहत होना है, डीजी सिस्टम से होना है और सक्षम सेवा इस कार्य करेगा।
इसके तहत मतलब काफ़ी हाई लेवल का जो आपको इसका रैंक वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। वहाँ से फिर ये CBSE GST एप्लीकेशन के पास आ जाएगा। फिर इधर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल, ये CBSE पुल इंफॉर्मेशन और CBSE पुश इंफॉर्मेशन, ये दोनों मतलब एक दूसरे के पास कम्युनिकेट होगा। क्या मतलब हो गया ऊपर GST कॉमन पोर्टल और नीचे? नहीं, ये 2 लाइन का मतलब है एक इंटरेक्शन, मतलब जैसे 2 लाइन नहीं, ये 2 अलग अलग एजेंसी हो गई ना। टैक्स पेयर को 2 एजेंसी से मतलब हो गया। नहीं, ये 2 एजेंसी नहीं, मतलब 3 ही एक है ना। एक तो टैक्स पेयर्स है और ये फिर गवर्नमेंट का कई सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके तहत काम करना है, मतलब 2 ही है, टैक्स पेयर्स है, एक ऑफिशियल है। और ये उसी का सारा बना हुआ अलग अलग रीजन से अलग अलग उनका फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। जैसे आप ये रिफंड वगैरह ये करते हैं EPAO, तो सब जगह, इसीलिए मैंने बोला कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट होगा सिस्टम और सबके पास पहुंचेगा, सब कोई उसको एक्सेस कर सकता है। तो अभी तक एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो ये वहाँ पे जैसे आइस गेट, EW, DW और फिर GST एप्लीकेशन इधर डिपार्टमेंटल ऑफिसर। तो इस तरह से पूरा मतलब वर्क चार्ट है, एक तरह से वर्क फ्लो है इस तरह से। और जैसे ऑडिट, डिस्प्यूट रेजुलेशन, अपील, इन्वेस्टिगेशन, टैक्स, ये सारा भी जो है इधर से होगा CBSE से। सर तो हमको आई बीइंग अ टैक्स पेयर, हमको GSTN से भी मतलब है और CBSE GSTN काम करेगा। इट्स इररिलेवेंट फॉर यू। आपके लिए रेलिवेंट यही है कि एक कॉमन पोर्टल पे आपको आपका रिटर्न अपलोड कर देना है, दैट्स ऑल, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ये नेटवर्क, ये GSTN के लिए है कि कैसे कैसे काम करेगा। फॉर अस पीपल इट इज मोर रेलिवेंट। आपके लिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे मेरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा, इसके बारे में ये बताना चाह रहे हैं। इसमें केवल है कि एक प्ले स्टोर और इसको रिलेवेंट सेक्शन है जिसमें दिया गया है ये पेमेंट प्रोसेस क्या है। तो ये इस तरह से पेमेंट मतलब स्टेप वाइज, जैसे 5 स्टेप है पेमेंट प्रोसेस का, जिसमें टैक्स पेयर जनरेट्स CPIN ऑन GSTN पोर्टल। फिर सेकंड में है टैक्स पेयर्स रीडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे और पेमेंट थ्रू बैंक काउंटर। नेक्स्ट 3 में CIN जनरेटेड कंफर्मेशन ऑन क्रेडिट टू गवर्नमेंट अकाउंट बैंक। और 4th स्टेप है मनी ट्रांसफर टू RBI रिकॉन्सिलेशन ऑफ CIN बाय PRCCA रेवेन्यू रिपोर्ट। हम लोगों ने ट्रेनिंग पहले भी ली है और हमारे ऑफिस में भी के थ्रू भी हो रहा है और सेंट्रल एक्साइज के थ्रू भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में बेसिकली जो आप लोग से मतलब है, बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट और रिफंड से मतलब है। यही 4 चीज से ज्यादा मतलब है आप लोग को। बाकी GST कैसे काम करता है इस नन ऑफ योर कंसर्न आई थिंक। तो सर के द्वारा हमको बताया गया है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिटर्न्स के बारे में हमको बताना है। रिटर्न्स जो है, आज भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न्स जो है स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का इन्यूमरेशन है। अभी जो आपका टैक्स पीरियड जो है, अब तक आपका क्वार्टरली होता था, लेकिन अब ये टैक्स पीरियड मंथली होगा, ये समझने की जरूरत है। और गुड्स और सर्विसेज दोनों के रिटर्न्स माने कॉमन रिटर्न्स जाने हैं। अगर कोई कंपनी है, उसके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे ITC है, तो ITC का काम सिगरेट बनाना भी है, रेडीमेड गारमेंट का भी है, उसको आटा चावल भी बेचता है। तो अगर ITC चाहे तो वो डिफरेंट वर्टिकल्स का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है। उसके लिए हर बिजनेस वर्टिकल्स के लिए उसको अलग टिन नंबर जनरेट होगा और हर बिजनेस वर्टिकल्स के लिए उसको अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होंगे। लेकिन ITC आप लोग के पॉइंट पे, मैंने जो आप लोग सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट के डीलर हैं, उन लोग आप लोग के पॉइंट पे तो एक कॉमन रिटर्न है। जो रिटर्न जो है वो तीनों चीज के लिए कॉमन ही होगा, IGST, CGST, SGST।
अभी एक बंधु पूछ रहे थे कि आईजीएसटी सीजीएसटी क्या है। ये सिंपल सा ये है, आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी वी ऑल नो, एसजीएसटी ऑल नो। क्या है ये, कहां कहां एप्लीकेबल होगा ये समझने की जरूरत है। अगर आप स्टेट के बाहर बेचते हैं, से आप बंगाल बेचते हैं या फिर यूपी में बेचते हैं, वहां पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी। वो डेफिनेटली सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी हो। वो पता रहे थे कि कैसे सीजीएसटी लगेगा एसजीएसटी लगेगा। अगर वो सप्लाई जो है, अब सेल को छोड़ देना होगा वर्ड हम लोग का, सप्लाई वर्ड होगा। सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी। फिर जब आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आपका जो रिटर्न जो होगा वो अभी हम बताएंगे, जीएसटीआर 1 से लेकर 9 तक है, 10, 11 तक भी अब आ गया है एक्ट में, तो वो कैसे कैसे फ्लो करेगा दैट आई विल टेल यू। आपको बेसिकली मेन मतलब है कि आप लोग का माल बाहर से आएगा, आप लोकल कस्टमर्स को बेचेंगे, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। सीजीएसटी के बारे में दो मिनट में सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जब आप ये समझ गए कि जब स्टेट के बाहर बेचेंगे तो सिर्फ आईजीएसटी लगाएंगे, और जब विद इन स्टेट आप बेचेंगे, जो आपका माल आप ऑलरेडी क्रेडिट आपके पास 3 हो, जो बाहर से माल आएगा उसका सिर्फ एक क्रेडिट होगा, आईजीएसटी क्रेडिट आपके पास। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। जब आप माल स्टेट के बाहर से लाएंगे, से बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता कहीं से भी लाएंगे, तो वहां का पार्टी सिर्फ आईजीएसटी लगा के आपको भेजेगा, और जितना आप आईजीएसटी पे करेंगे वो क्रेडिट चला जाएगा, वो उतना क्रेडिट हो जाएगा आपको। तो अगर बाहर से आपने माल लाया है तो उसमें आईजीएसटी का क्रेडिट आपको ऑलरेडी रहेगा जब आपने पेमेंट किया उसको, जब आपने पेमेंट किया। जब आप यहाँ बिल करेंगे तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाना होगा। अभी वो भी क्लेरिफाई अभी होना है, लेकिन एज पर रूल जो हम लोग जानते हैं, मैंने एज पर रूल नहीं, एज पर मैंने हम लोग जो इंफॉर्मेशन है उसमें दोनों, जैसे रेट 4 हो रहे हैं, 5, 12, 18, 28, उसमें दोनों का स्टेट का मिल करके होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का इक्वल होगा। अब तक हालांकि इसका भी अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जब आपको कोई मान लीजिए से रेडीमेड बेच रहे हैं तो रेडीमेड पे मान लीजिए 12% टैक्स है, आपको ऑलरेडी 12% आप वहां पे आईजीएसटी देकर के लाए, और यहाँ जब आप लगाएंगे बिल बनाएंगे, ये B2B ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता रहा हूँ, B2C ट्रांजेक्शन्स के बारे में कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन B2C में भी वही चीज होगा जो B2B में होगा। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जब आप किसी को टैक्स इनवॉइस देंगे। B2C का मतलब जब आप रिटेल इनवॉइस करेंगे कंज्यूमर को पेमेंट। जब आप बिल बनाएंगे तो उसमें दोनों आपको टैक्स लगाने होंगे 6% सीजीएसटी एसजीएसटी। अब ये क्रेडिट कैसे फ्लो होगा? जैसे आपके पास क्रेडिट है आईजीएसटी का, लेकिन आप पेमेंट आपको करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो यहाँ पे सर ने भी बताया था, थोड़ा रिव्यू उन्होंने दिया था कि आईजीएसटी का क्रेडिट आप दोनों पेमेंट के लिए कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के लिए, और आईजीएसटी के लिए, तीनों के लिए। जो आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास होगा वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो सीजीएसटी का क्रेडिट होगा वो सिर्फ एसजीएसटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो एसजीएसटी का क्रेडिट होगा वो सिर्फ एसजीएसटी के लिए एप्लीकेबल होगा और आईजीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सिर्फ बार लगाया है कि सीजीएसटी को आप आईजीएसटी से नहीं, सीजीएसटी को एसजीएसटी से नहीं कर सकते हैं, एसजीएसटी को सीजीएसटी से नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए एनीवे, तो अब हम लोग रिटर्न्स पे आएंगे। जब कोई भी टर्नओवर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो जब थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक 20%, और ये फाइनली इट हैज बीन डिसाइडेड कि 20 लाख का ही थ्रेशोल्ड बिहार के लिए रहेगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए 10 लाख रखा गया है। तो जैसे 90% लिमिट आपका आएगा तो उस समय आपको अप्लाई कर देना है, रिटर्न्स नहीं डालने हैं लेकिन अप्लाई कर देना है। और जिस दिन आपका 20 लाख का टर्नओवर हो गया उस दिन से रिटर्न भी फाइल करना है, आपको क्रेडिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर
उसमें नॉर्थ ईस्ट वालों की भी 10 लाख भी रखा है, ऐसा उन लोगों का तो और उन लोग का यू बी सरप्राइज टू नो कि अभी भी जैसे हमारे बिहार में 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी भी वहां पे 5 लाख चल रहा है। वो तो जो जीएसटीएन नेटवर्क का जो प्रपोजल था वो तो था 40 लाख के लिए कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख लगे, और अगर सच कहिए तो 20 लाख का बहुत हास्यास्पद लिमिट है। एक चाय वाला भी आपके दुकान पे जो बेचता होगा वो भी 20 लाख का सेल करता होगा साल भर में, मैं समझता हूँ। अगर वो अच्छी चाय उसकी दुकान चलती है तो नॉर्थ ईस्ट में आज भी तो वही लोग काफी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि नहीं 20 लाख नहीं रखा जाए, तो उन लोग के लिए नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर ये सब के लिए 10 लाख का रखा गया। उसके लिए एक मैं थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहूँगा, वो नॉर्थ ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिन स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जैसे विशेष राज्य का दर्जा जिसको बोलते हैं, उसमें रखा गया है, वहाँ पे कम लिमिट रखा गया है, इसलिए कि वहाँ पे पिछड़ापन ज़्यादा है। और चूँकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो स्टेट को टैक्स कम आएगा, क्योंकि जब टैक्स कम आएगा तो स्टेट को रन कराने में जो कई सारे स्टेट के पास भी वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो फंड का कमी हो जाएगा। तो इस वजह से जो स्पेशल स्टेट आता है उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट कम रखा गया है, ताकि स्टेट को मतलब उसके फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उस पर असर नहीं पड़े, इसीलिए। अच्छा, कोई भी रिटर्न जो है वो वैलिड तब होगा जब आपका टैक्स पेमेंट होगा, और वैलिड रिटर्न्स के ही आधार पे आप आईटीसी का क्लेम भी कर सकते हैं। जो क्रेडिट आपका फ्लो करेगा वो वैलिड रिटर्न्स पे ही फ्लो करेगा। सपोज आपने दिल्ली से माल लाया, दिल्ली वाले ने रिटर्न डाल दिया लेकिन टैक्स नहीं दिया, तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यू आर नॉट बी एलिजिबल फॉर इट। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि अब हम लोग को कौन कौन से एज ए टैक्स पेयर कौन से रिटर्न हम लोग को फाइल करने हैं। सर हमारा सप्लायर सर अगर टैक्स पेमेंट नहीं करेगा तो उसमें गलती हमारी खुद ही रहेगी। आप खुद सोचिए, आप थोड़ा डिफरेंट, आप स्टेट के एंगल से सोचिए कि अगर आप वो गवर्नमेंट को टैक्स गया नहीं तो आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा? सर वो नहीं जमा करेगा तो हमारी गलती कहाँ है? उसके लिए सिस्टम एक ऐसा बनाया जा रहा है, सिस्टम ये बनाया जा रहा है कि एक रेटिंग करेगा सिस्टम, कि आपके सप्लायर्स का रेटिंग होगा कि कौन सा जो आपके भी इंटरेस्ट में होगा कि आप ए कैटेगरी के सप्लायर से आप माल परचेज करें, तो रेटिंग ए बी सी डी होगा। आप कोई नहीं चाहेगा कि भाई टैक्स डिफॉल्टर के से परचेज करें। तो अभी तक यही चीज इस एक्ट में प्रोविजन है। ये कैसे हम समझेंगे कि उसकी कौन सी कैटेगरी है, ए बी सी डी? संजय चौधरी साहब, आज का जो ये सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, और जीएसटी के जो अलग अलग तरह के जो आप लोगों ने ये आज बताया है सेमिनार में, क्या कुछ उसके बारे में बताइए संक्षेप में। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको जीएसटी से संबंधित अधिकतम जानकारी करना और उसके रूल रेगुलेशन से अवगत कराना, ताकि जीएसटी 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो टैक्स पेयर्स को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अगर यह एक इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें टैक्स पेयर्स के साथ विभिन्न पहलुओं पे हम लोगों ने बात किया। खासतौर पे जो जीएसटीएन पोर्टल है जिसपे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और पेमेंट से संबंधित विभिन्न पक्षों पर हम लोगों ने रखा, और जीएसटी से क्या सुविधा होगा और जीएसटी के कई डायमेंशंस को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा। तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस एंड देन कंज्यूमर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें जीएसटी से कई लेवल पे फ़ायदा होने वाला है। खासतौर पे चूँकि बेसिक फ़र्क ये है कि पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, अभी डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया है। तो इसमें और सप्लाई चेन एक तरह से बनेगा और क्रेडिट चेन। तो ये पहले के और अब के टैक्सेशन में बेसिक फ़र्क है।
तो इससे अल्टीमेटली टैक्स रेट कम हो जाएगा। जैसे अभी जीएसटी में 4 टाइप का टैक्स डिसाइड किया गया है, 4%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 4 टाइप का टैक्स है। तो पहले ओवरऑल मोर देन 25% टैक्स बर्डन होता था। अभी तो पहले के हिसाब से अभी कम हो जाएगा। तो इससे उम्मीद है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो कम होने का उम्मीद है और कंज्यूमर पे कम बोझ पड़ेगा। तो इससे जो ग्लोबल लेवल पे, मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो हम प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे एक तरह से। तो उम्मीद है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो ज़्यादा पहले के बनिस्बत और एक काफ़ी इससे जीएसटी से फ़ायदा होगा। आपने कहा कि बिहार को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, मैंने पहले बताया आपको। चूँकि और ये इसमें जिस स्टेट में कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो उम्मीद है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा टैक्सेशन में। क्योंकि पहले जो टैक्सेशन था प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डायरेक्ट लगता था, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे टैक्स पे होता था। अभी है कि डेस्टिनेशन पे, सप्लाई पे, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होगा। तो बिहार में कंज्यूमर ज़्यादा है तो इधर सप्लाई ज़्यादा होगा, तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा उम्मीद है। तो इसलिए बिहार को ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है इस जीएसटी। मैं सुनील कुमार गौतम, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स डिवीज़न मुजफ्फरपुर, डिप्टी कमिश्नर। मेरा नाम शशि शेखर हुआ, मैं डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस में हूँ दरभंगा ऑडिट में। मुझे सेंट्रल एक्साइज के साथ टैगअप होने के लिए कहा गया है कि सो दैट जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टैक्स पेयर के कन्वीनियंस के लिए, एडवोकेट के कन्वीनियंस के लिए, जो भी हमारे टैक्स प्रिपेयर हैं, अकाउंटेंट हैं, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी हो, उसके लिए हम लोगों ने आज सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। और इस सेमिनार में हम लोगों ने बेसिक बातें बताई, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, रिटर्न से संबंधित, पेमेंट और रिफंड से संबंधित। उसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ जिसमें जो भी हमारे टैक्स पेयर्स या एडवोकेट्स थे उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न था जीएसटी के बारे में, उसको हम लोगों ने दूर करने की कोशिश किया। अच्छा, जो ये आम जनता है वो तो अभी तो सेमिनार हो गया, बहुत सारी बातें बताई गई और संक्षेप में सारी बातों को रख नहीं सकते। तो एक आम जनता के लिए कोई ऐसा साइट या कुछ ऐसी बातें जो कि उनको वहाँ से विस्तृत जानकारी मिल सके, या फिर कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर? जीएसटी पोर्टल जो है वो जीएसटी कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट में जीएसटी क्या है वो बिना रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने के बाद नहीं भी कोई रहे, वो भी इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल जीएसटी पे है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, काफ़ी कुछ एडवर्टीजमेंट भी आ रहा है। उसके थ्रू एक आम जनता इसके बारे में अवेयर हो सकता है। एक स्टिल मूविंग फोटो, एक स्टिल अगर दूर से आ जाए तो सबका एक साथ कंबाइन। एससीएस न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए एससीएस न्यूज। नमस्कार।